कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी के बैक टू बैक कार्यक्रम। पहले अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम, फिर सर छोटू राम पुण्य स्मृति समारोह में दिया संबोधन। जम्मू कश्मीर में हरियाणा के 2 जवान शहीद, यमुनानगर के सुधीर नरवाल और झज्जर के मोहित चौहान को शहादत। आज अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह पहुंचेगी गांव, परिवार में मातम। नूह के घासेड़ा में स्कूल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से धूं धूं कर जला स्कूल, लाखों का सामान जलकर राख, बच्चों के ना होने से टला बड़ा हादसा। यमुनानगर में मिड डे मील में मिल रहा खराब खाना, बच्चों के लिए बनने वाले खाने की सामग्री पर उठे सवाल, एसएमसी ने की क्वालिटी की जांच करवाने की मांग। कैथल में प्रेमी की मौत के बाद युवती ने की आत्महत्या, वन स्टॉप सेंटर में फांसी लगाकर दी जान। कुछ घंटे पहले ही शादीशुदा प्रेमी ने किया था सुसाइड। हरियाणा में लगातार मिल रहे बम थ्रेट के बाद सुरक्षा बढ़ी, भिवानी कोर्ट परिसर में पुलिस का सख्त पहरा, हांसी में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट, कुछ दिन और बारिश का अलर्ट। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है कुरुक्षेत्र में 2 कार्यक्रमों को संबोधित किया। पहले सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन सत्र के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद सीएम नायब सैनी दीन बंधु सर छोटू राम पुण्य स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने चौधरी छोटू राम को श्रद्धांजलि दी, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी नमन किया। तो आज 2 कार्यक्रमों में एक के बाद एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे कुरुक्षेत्र में, और जहां पर उन्होंने सत्र के कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं दीन बंधु सर छोटू राम पुण्य स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां सीएम नायब सैनी ने चौधरी छोटू राम को श्रद्धांजलि दी, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी नमन किया। पुनः स्थापित की जाए ताकि भावी पीढ़ी इस सांस्कृतिक विरासत को जान सके। आज इसी पावन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने मुबारक हाथों से बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर 26 नदी के किनारे जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी प्राचीन महान व्यक्तित्व जिनका जीवन किसान मजदूर के लिए समर्पित रहा है, ऐसे महान व्यक्तित्व दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी संस्कृति का आज एक महापर्व भी है, बसंत पंचमी का पर्व। आज पूरी दुनिया, पूरा देश बसंत पंचमी के इस महापर्व को मना रहा है। और आज एक और ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की, ऐसे महान क्रांतिकारी वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी जयंती है। मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, आज एक विशेष दिन भी है। विशेष दिन इसलिए है क्योंकि हमारा कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को ये अलग जिला के रूप में ये खड़ा हुआ है। आज इसकी भी जयंती है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज उपस्थित हैं। अभी हमारे बीच से
एक प्रोग्राम के लिए अलग से गए। हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष साहिल सूदा जी, रविंदर सांगवान जी, हमारे पार्टी के सचिव राहुल राणा जी और हमारे जाट धर्मशाला के प्रधान मेरे बहुत ही पुराने मित्र कृष्ण शोकन जी, बनी ढुल जी, हरिकेश सहरण जी, होशियार सिंह जी, साधुराम काले खां जी और हमारे जितेंद्र खैरा जी, श्रीमती निशा चौधरी जी और उपस्थित मंच पर विराजमान समाज के हमारे सभी पदाधिकारीगण और सुबह 10 बजे से आप लोग इस जयंती के अवसर पर एकत्र हुए। भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, सभी नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये संयोग भी अत्यंत प्रेरक है कि इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो पराक्रम दिवस के रूप में और बसंत पंचमी की पावन स्मृतियों के रूप में आज हम साथ मना रहे हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम पराक्रम दिवस के रूप में उसमें जो अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग, ये हमें याद दिलाता है कि वही बसंत पंचमी ज्ञान, चेतना और नव सृजन और सांस्कृतिक जागरण का ये एक प्रतीक भी है। साथियों, चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी का जीवन भी साहस के साथ संवेदना, संघर्ष के साथ सेवा और इसी समन्वय का ये अद्भुत उदाहरण भी है। साथियों, मैं चौधरी छोटू राम जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको उनकी जयंती, पराक्रम दिवस और बसंत पंचमी और हमारे कुरुक्षेत्र के जिला का जो उद्गम हुआ है उसकी भी आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम आज बसंत पंचमी के दिन योग पुरुष दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती हम एकत्र होकर के मना रहे हैं। साथियों, उनकी जयंती इस दिन मनाने का यही उद्देश्य है कि यह दिन परिवर्तन का सूचक है। साथियों, चौधरी छोटू राम जी के भी बदलाव के वो प्रतीक थे और उन्होंने उनकी बदौलत धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला, हम सब जानते हैं, और मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटू राम जी की नीतियों ने किया है। साथियों, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी का जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर हुआ है। उनके योगदान को याद करते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। साथियों, उनका जीवन एक संदेश है। अगर हम संकल्प लें और मेहनत करें तो कोई भी चुनौती
वो बड़ी नहीं होती। दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी अपने आप में एक विचार थे। पिछले कल जम्मू कश्मीर से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। हरियाणा के भी 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से एक झज्जर जिले के गिज्जा दौड़ गांव के मोहित चौहान हैं और दूसरे यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के सुधीर नरवाल। दोनों ही जवानों के घरों पर अब मातम पसरा है। झज्जर के मोहित चौहान की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और अभी उनकी पत्नी 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसे में मोहित का अचानक से चला जाना, शहीद हो जाना पूरे परिवार पर दुखों के पहाड़ टूटने के समान है। वहीं यमुनानगर के शहीद सुधीर नरवाल का परिवार भी इसी दुख की पीड़ा से ग्रस्त है। सुधीर 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता के चले जाने के बाद उन्होंने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। कुछ ही दिनों बाद वो छुट्टी पर भी घर लौटने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में सुधीर के आने की खुशी का माहौल बन रखा था, उसी घर में अब उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन का इंतजार हो रहा है और परिवार का अपने बेटे के चले जाने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, एक वो घर झज्जर का, दूसरा यमुनानगर का। दोनों शहीद जो हुए हैं हमारे जवान, उनके परिवार जो अपने बेटे के चले जाने पर अब इन घरों में मातम पसर चुका है। आपके भाई थे, कैसे सूचना मिली, क्या कहना चाहिए? सूचना जी मम्मा का फ़ोन आया था पहले, फिर मम्मा का फ़ोन आया, चोट लगी तेरा भाई का, पता कर एक बार। मैंने यूनिट में फ़ोन मिलाया, उसकी गैल का था कपिल, तो उस दिन बताई ना चोट लग रही है। फिर जी मीडिया पर आ गई थी, 4 बजे देखा, फिर 5 बजे फ़ोन आ गया था जी शाम ने। क्या परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ जी, भाई था और भाभी है, मम्मी और पापा। कितने साल पहले भर्ती हुए थे भाई? 5 साल पहले भर्ती हुए थे जी। ये इसकी 10 साल की सर्विस हो गई है और परिवार में इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, एक 4 साल का बच्चा है। तकरीबन 2 साल हो गए इसको। और सर यहाँ घर पे कब आया था छुट्टी पे? सर ये दिवाली पे आया था, 15-20 दिन की छुट्टी। बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, बहुत मिलनसार। और अब जिक्र करेंगे नू का, जहां घासेड़ा में एक स्कूल में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से धू करके स्कूल जल उठा। स्कूल में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग में काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे और एक जो बड़ा हादसा है वो होने से टल गया, नहीं तो भारी जानी नुकसान भी हो सकता था। तो नू के घासेड़ा में ये घटना सामने आई, जहां स्कूल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगती है और धू कर सामान जलकर राख हो जाता है। बजे के लगभग फ़ोन आया। सुनील यहाँ पे गांव का एक सदस्य है, वो स्कूल में ही रहता है। वो सरकार की तरफ से तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने स्कूल की सेफ्टी के लिए उसको रखा हुआ है। उसका फ़ोन आया, उसने बताया कि मैडम कमरे में आग लगी हुई है। और उसके बाद तुरंत हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 112 नंबर पे फ़ोन किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग आने में पौना घंटा लग गया, जब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था और मैं भी स्कूल में पहुंच चुकी थी। घासेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में आग लगी हुई है, तो यहाँ मौके पे फायर ब्रिगेड के साथ हम भी पहुंच गए हैं। तो ये जो मिड डे मील का रूम है, इसमें आग लगी हुई थी और अभी जो देखने से पता चला है तो बिजली की जो तारें थी उनके शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आ गई है और इसमें मिड डे मील का जो सामान था इनका वो उसमें नुकसान है। बाकी अपना ये स्कूल का स्टाफ चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये बताएंगे क्या क्या सामान इसमें नुकसान हुआ। आज जब हम ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हैं तो लगता है देश तरक्की कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको नूह की वो तस्वीर दिखाएंगे जो इसी तरक्की को आईना दिखाती है। सवाल पूछती है कि तरक्की का रास्ता वहां से होकर क्यों नहीं गुजरा। इस इमारत को अगर आप भी खंडहर समझने की गलती कर रहे हैं तो जरा ठहरिए और इस इमारत के बाहर बैठे इन बच्चों को देख लीजिए।
देख लीजिए कैसे ये बच्चे कड़ाके की ठंड में इस खंडहर नुमा इमारत के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये नजारा देखकर ये मत पूछिएगा कि ये बच्चे स्कूल के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जवाब में अगर हम ये कह देंगे कि जिस खंडहर को आप देख चुके हैं वही इन बच्चों का स्कूल है, तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जिस खंडहर का प्लास्टर झड़ चुका है, दीवारों पर घास उग चुकी है और ईंटें दीवारों से बाहर निकलने को आमादा हैं, उसी खंडहर को नूह के राजकीय प्राइमरी पाठशाला रानोता का बेशकीमती भवन कहा जाता है। बच्चों के लिए कमरा उपलब्ध नहीं है, 2 कमरे हैं वो जर्जर हालत में, तीसरा भी ऐसा ही है जब बच्चे नहीं बिठा सकते। हमें भी खतरा रहता है बच्चों के लिए भी, अभी कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए। 2 कमरे हैं जिसमें एक में किचन का काम रहता है और दूसरा हमारा स्टाफ रूम के हिसाब से हम यूज करते हैं उसको। और तीसरी बात यह है, एक कमरा निर्माणाधीन है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बच्चों को बरामदे में या जैसे खुली हवा में धूप है तो धूप में बिठा लेते हैं। इस स्कूल में कोई 10 या 20 बच्चे नहीं बल्कि पूरे 109 बच्चे तालीम लेते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर और प्रधानाचार्य महोदय इन्हें कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे ही शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन बारिश हो जाती है स्कूल को बंद कर दिया जाता है। परेशानी है क्योंकि कमरे की व्यवस्था नहीं है, मैले हालत खराब खस्ता हालत में है कमरे जो हैं, और टॉयलेट की भी मैले हालत खस्ता है। और बारिश के टाइम पे मैले ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बच्चों को मैले बरामदे में बिठाना पड़ता है, अंदर मैले, और झाकी जंगले भी मैले जी सब फूटे हुए हैं। 3 कमरे हैं जिनमें से एक अभी निर्माणाधीन है और 2 कमरे में एक में MDM का रखा है, एक में स्टाफ का हो जाता है, बार बरामदे में बिठाने पड़ते हैं। परेशानी तो है जी, सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। अब स्कूल की ये हालत देखकर सवाल तो यही उठता है कि क्या कोई देखरेख करने वाला नहीं है? क्या जिला शिक्षा विभाग या प्रशासन को इन 109 बच्चों के भविष्य और जान की कोई परवाह नहीं है? न जाने कितने सालों से इस स्कूल की बिल्डिंग की हालत ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन सिस्टम का काम इतना सुस्त है कि 1 साल पहले एक नया कमरा बनाने के लिए जो काम शुरू किया गया था वो अब तक अधर में ही लटका हुआ। कहने को तो हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रातों रात सड़क बना देती है, लेकिन नूह के इस स्कूल में प्रशासन से 1 साल में एक कमरा नहीं बनाया जा रहा है। बहरहाल अगर शिक्षा विभाग और प्रशासन को इन मासूम बच्चों पर जरा भी तरस आता हो और इन तस्वीरों को देखकर उनका दिल पसीजता हो तो उम्मीद है कि हालात सुधारने के प्रयास जरूर होंगे, लेकिन कब तक होंगे ये कहना मुश्किल है। नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। यमुनानगर में मिड डे मील में मिल रहा खराब खाना, बच्चों के लिए बनने वाले खाने की सामग्री पर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता खराब होने के आरोप लगे हैं। एसएमसी के सदस्यों ने जांच की मांग की है। तो जो मिड डे मील में खाना मिल रहा है बच्चों को, वो खराब खाना मिल रहा है और इस खाने को बनाने के लिए जो सामग्री आ रही है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता खराब होने के गंभीर आरोप लगे हैं। एसएमसी के सदस्यों ने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। जो सामग्री आ रही है वो खराब आ रही है, वो खराब पहुंच रही है। ये जो खाना है ये मिड डे मील में बच्चों को खिलाया जाता है और स्कूल में सभी बच्चे इसको खाते हैं। ऐसे में अगर खराब सामग्री पहुंचती है और खराब खाना बच्चों को खाने को मिलता है तो उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है। जी जैसे कि विदित है कि पहले ये राशन जो था लोकल मार्केट से ख़रीदा जाता था, तो सरकार ने इसका पूरा का पूरा हरियाणा एग्रो को कॉन्ट्रैक्ट दिया। बहुत अच्छी बात है जी, सरकार जो चाहे कर सकती है। अब ये राशन की प्राप्ति पहली बार 19 तारीख को हमें मिली है, तो कल फर्स्ट टाइम इस राशन से हमने बनाया है। तो उसमें खाद्य सामग्री में टोटल 3rd क्लास का माल निकला है जी। राजमा है, राजमा बनाया, राजमा चावल था कल, वो इतना सड़ा हुआ है कि उसकी तरफ देख नहीं सकते। कई बच्चों को प्रॉब्लम भी आई है, कल इस अभिभावकों ने हमें बताया। मसाला है और आज कड़ी चावल बनाने लग रहे हैं, तो टोटली 3rd क्लास माल है जी। और हम नहीं चाहते कि कल को किसी बच्चे को कोई इस वजह से दिक्कत आ जाए। तो परेशानियां एक मुखिया के लिए भी होंगी और जो स्कूल इंचार्ज है उसको भी होंगी। तो मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम इस सामान को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए राशन बनता है और खूब मेहनत लगती है बनाने में भी, अगर राशन ही बेकार 3rd क्वालिटी का आ जाएगा
तो किस तरीके से हम उसको अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट क्वालिटी का भेजा जाए। बाकी यही निवेदन रहेगा सरकार से। हरियाणा में लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं और स्कूलों के बाद अब ये सिलसिला कोर्ट परिसर तक पहुंच चुका है। कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकियां मिली। भिवानी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। वहीं हांसी में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बीते कल भी इस तरह की धमकी मिली थी। जींद और भिवानी से खबर सामने आई थी, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सेशन कोर्ट के जो जज हैं उनके ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और जो स्निफर डॉग्स रहते हैं उनकी मदद से चेकिंग की गई थी कोर्ट परिसर की। और ये सिलसिला जारी है। अब भिवानी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के साथ ही हांसी में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। में एक बम की सूचना माननीय जिला सत्र न्यायाधीश को मेल के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने, मैंने और जो डीएसपी हेडक्वार्टर उन्होंने इसके पूरे कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। उसके बाद माननीय जो जिला सत्र न्यायाधीश है उन्होंने यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बम रिफ्यूज स्क्वाड को बुलाकर पूरे परिसर की जांच करवाई है। और अभी तक ऐसी कोई भी जो सूचना थी बम की, वैसा कोई अभी सामने नहीं आया। कैसे सूचना मिली थी, कहाँ पर मिली थी, कब आप पता चला? ये तो